हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के यूपी एटी ग्रेड के एग्जाम्स होने वाले हैं दिसंबर में, जिसकी की एग्जाम डेट आ चुकी है। और यहाँ पर काफ़ी बच्चों में कंफ्यूजन है कि आपके एग्जाम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूपी एटी ग्रेड के हैं ये आपके पीसीएस के थ्रू आए हुए हैं। इसका एग्जाम जो कराना है वो पीसीएस के थ्रू ही होना है। तो इसमें आपके डेट के चेंज होने की संभावना बहुत ही कम है। तो जो आपकी डेट्स आई हैं एग्जाम होने की, एग्जैक्टली उसी डेट पर आपका एग्जाम होगा। तो उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन में मत रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आपके पूरे 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 चांसेस हैं कि आपकी उसी डेट पर एग्जाम होना है। तो किसी तरह के किसी भी वीडियोस के चक्कर में इधर उधर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अपनी तैयारी आप लोग 100% जारी रखिए। तो आप लोग का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका था। अब हम प्रैक्टिस सेट 2 इसमें जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हिंदी की क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों के ही आपकी जो बुक है वो मैंने टैग कर रखी है। टैग कोडेड की लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश की बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में कंपनी पंजीयक को कितने दिन में लिखित सूचना करेगा। यहाँ पर कह रहा है जो ऑडिटर होता है उसको जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट के बाद वो जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है उसको कितने दिन के अंदर जो होगा रिटर्न में कोई भी इंफॉर्मेशन देगा। 7 डेज में, 10 डेज में, 20 डेज में, 30 डेज में। तो कितने दिन के अंदर देता है। तो यहाँ पर जो केचप होता है वो कंपनी रजिस्ट्रार को जो एप्लीकेशन देता है वो 7 डेज में देता है, 7 दिन में देता है। क्या आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कंपनी अंकेक्षक को हटाया जा सकता है, यानी कि जो आपका कंपनी का ऑडिटर होता है उसको किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन हटा सकता है। तो जो नियुक्त करता है वही हटाएगा। कौन नियुक्त करता है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका शेयर होल्डर का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आम सभा यानी कि जनरल मीटिंग की बात की जा रही है। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो एजीएम जिसे शॉर्ट में बोला जाता है वो किसकी मीटिंग होती है। वो शेयर होल्डर्स की ही होती है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पर शेयर होल्डर्स नहीं दे रखा था। तो आम सभा में जो अंशधारी होते हैं उनके द्वारा ही हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंपनी अंकेक्षक का निम्न में से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है। तो यहाँ पर जानबूझकर झूठा विवरण देना, लापरवाही, विवरण में मिथ्या वर्णन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो दीवानी और सिविल दोनों ही तरह के दायित्व होते हैं, यानी कि आपराधिक भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा शामिल होता है। तो लापरवाही जो होती है वो सिविल दायित्व में आता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कंपनी के अंकेक्षक के जो होता है अंशधारियों की प्रत्येक सामान्य बैठक में शामिल होने का अधिकार होता है। केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। कंपनी की केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही शामिल होने का अधिकार है। केवल ऐसी वार्षिक साधारण सभाओं में ही शामिल होने का अधिकार है जिसमें संचालक मंडल उसे निमंत्रित करने का निर्णय ले। तो यहाँ पर जो कंपनी का अंकेक्षक होता है वो केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार रखता है जहाँ खातों के संबंध में विचार विमर्श, यानी कि जहाँ पर जो अकाउंट्स बनाए गए होते हैं, रिकॉर्ड्स रखे गए होते हैं, उनके बारे में कोई भी विचार विमर्श हो रहा है तो उसमें ही केवल शामिल हो सकता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंपनी का लेखा परीक्षक यानी कि ऑडिटर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। कार्यकुशल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक बड़ी कॉर्पोरेटर हो, यानी कि किसी कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, कंपनी का एक अधिकारी या कर्मचारी, एक व्यक्ति जो उस कंपनी का शेयर धारक हो। तो यहाँ पर ऑडिटर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो योग्यता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जिसे कहा जाता है उसका होना जरूरी है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है कोई कंपनी ऐसे एक व्यक्ति या फर्म को अपने लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती जो कंपनियों का लेखा परीक्षक हाथ में लिया हो। 12, 20, 25, 27। मतलब कहने का ये है कि कोई कंपनी या फर्म जो होती है लेखा परीक्षक यानी कि किसी ऑडिटर को नियुक्त नहीं कर सकती जिसके जो ऑलरेडी जो होता है कितनी कंपनीज का ऑडिटर होगा। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि एक अंकेक्षक जो है कितनी कंपनियों से का ऑडिटर हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। तो हो जाएगा 20। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक जांच से संबंधित है। आंतरिक लोगों द्वारा लेखा रिकॉर्डों की जांच की जाती है। परिसंपत्तियों का सत्यापन अंतरिम रूप से होता है। एक व्यक्ति के कार्य का जांच स्वतः ही अन्य व्यक्ति द्वारा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की जांच आंतरिक तौर पर की जाती है।
तो यहाँ पर जो आंतरिक जाँच होती है, इंटरनल चेक होता है, उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन-सा रहेगा ये कह रहा है। तो एक व्यक्ति के कार्य की जाँच जो होगी वो स्वतः जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर ली यानी कि ऐसी प्रणाली अपनाई जाती है किसी संस्था में, जहाँ पर जो एक व्यक्ति होता है, वो जो कार्य कर रहा होगा उसकी जाँच जो होती है वो स्वतः ही अन्य व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। एक कंपनी अंकेक्षक को रिपोर्ट करना होता है। निदेशक मंडल को, प्रबंध निदेशक को, संस्थागत निवेशकों को, वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को। तो रिपोर्ट किसको दी जाएगी? जो अपॉइंट करेगा। अपॉइंट कौन कर रहा है? अंशधारी करते हैं, तो वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों में लाभांश का बंटवारा किया जाना चाहिए। पूंजी के अनुपात में, बराबर, साझेदारी, संलेख के अनुसार, इनमें से सभी। साझेदारों में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो साझेदारी संलेख के अनुसार किया जाता है। मेन तो ये रहता है कि अगर यहाँ पर आपको पार्टनरशिप डेट दे रखा है तो आपस में जैसा उन लोगों ने डिसाइड किया होगा, अपना साझेदारी संलेख में लिखा होगा, वैसा ही उनको दिया जाएगा। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है तो वहाँ पर उसकी अनुपस्थिति में जो होता है वो बराबर-बराबर शेयर दिया जाता है। तो क्वेश्चन को समझ करके आंसर दिया करिए, कभी-कभी वहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाता है, अगर आप लगा देंगे ऑल ऑफ द अबव तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदारों में लाभांश का अनुपात होगा। पूंजी के अनुपात में, किसी भी अनुपात में, समान अनुपात में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि साझेदारी सल्ले, अगर पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लाभांश किस अनुपात में बटेगा, तो अभी मैंने आपको बताया समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही जाएंगे। ये परिभाषा है, यानी कि एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है किसकी है। लॉर्ड एल्डन की है, डिक्सी की है, लिंडे की है, बर्टली बाय की है। जो डिफिनेशन जो है वो किसकी है, ये हो जाएगी लॉर्ड एल्डन की। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए है। डिफिनेशन अच्छे से देख लीजिएगा, आप एग्जाम में पूछी गई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आगे भी आ सकती हैं। नेक्स्ट है, ख्याति की प्रकृति है, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली, चूहे की, इनमें से सभी। तो जो ख्याति होती है वो उन तीनों ही प्रकार की होती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। बिल्ली के स्वभाव की भी, कुत्ता जो होता है वफादार होता है, यानी कि जहाँ जहाँ मालिक जाएगा उसके साथ उसकी गुडविल भी, जैसे कि कोई डॉक्टर होता है तो डॉक्टर की गुडविल होती है, ना कि उस जगह की जहाँ पर उसका क्लिनिक था। तो अगर डॉक्टर कहीं और पर क्लिनिक अपना खोल लेता तो उसकी गुडविल भी उसके साथ चली जाती है। ये वाली हो जाती है जो डॉग होता है उसके नेचर की। चूहे का नेचर कैसा होता है कि हाँ, वहाँ कूदने का होता है तो एक जगह पर टिक के नहीं रहती है गुडविल, इधर-उधर कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जाती रहती है। नेक्स्ट है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद देता है तब उस रकम को क्रेडिट किया जाएगा। ख्याति खाते में, प्रीमियम खाते में, रोकड़ खाते में, बैंक खाते में। जब नकद दे रहा होता है, यानी कि कैश में लाता है, कोई न्यू पार्टनर जब होगा कैश में लाएगा ख्याति की रकम को तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो उसे हम प्रीमियम खाते में ले जाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। गुडविल अकाउंट ही खोल लिया जाता है या फिर उसके प्रीमियम के नाम से खोला जाता है, उसमें ट्रांसफर करते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश होता है। अल्पमत से, बहुमत से, सर्वसम्मति से, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो साझेदारी जो होती है वहाँ पर अगर कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो उसका नए पार्टनर का एडमिशन जो होता है वो सभी साझेदारों की सर्वसम्मति से होता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। सारे कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 5, 7, 10। तो न्यूनतम जो होती है वो 7 होते हैं सदस्य। यहाँ पर अगर पब्लिक कंपनी की बात की जा रही है इसलिए, और अगर प्राइवेट कंपनी की होती तो वहाँ पर 2 होते। और मैक्सिमम की बात की जाए तो नो लिमिट, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें। नेक्स्ट है, अंश कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सभी को पता है जो शेयर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं, यानी कि समतांश हो जाएँगे, और दूसरी कौन से होते हैं? प्रेफ़रेंस शेयर्स होते हैं। ये 2 टाइप के रहते हैं। नेक्स्ट है, अंशों के निर्गमन पर कटौती की अधिकतम दर कितनी होगी? 5%, 10%, 15%, 20। तो यहाँ पर कितने परसेंट होगी? 5%, 10%, 15%, 20%। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अब आप जो है वो डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, तो उनको जो है डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं, उनको नहीं किया जा सकता, लेकिन अधिकतम दर पूछिए तो यहाँ पर 10% होगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अंशों को बट्टे पर निर्मित कर सकती है? नई कंपनी, पुरानी कंपनी, पुरानी कंपनी जिसने पहले इस प्रकार के अंशों का निर्माण किया होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी कंपनी, यही वाली पॉइंट अभी मैंने आपको बताया ही कि अब जो है वो कंपनीज बट्टे पर इशू नहीं कर सकती, लेकिन कौन सी कंपनीज जो है कर सकती हैं या किस तरह की
शेयर्स होंगे, तो पुरानी कंपनी जिसने पहले इस प्रकार के अंशों का निर्माण किया हो। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। लाभानी खाते में, सामान्य संचय, पूंजी संचय, पूंजी शोधन संचय खाते में। तो अंशहरण खाते यानी कि जो प्रॉफिट शेयर अकाउंट बनाया जाता है, उसके जो बैलेंस होता है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। पूंजी संचय खाते में उसे ट्रांसफर किया जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अंशधारी होते हैं। कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी, कंपनी के ग्राहक। तो जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें ही कंपनी का स्वामी माना जाता है। यहाँ पर का एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ओनर्स ही मेन वही होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट बहुत बार होता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। अंशों पर प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जब हम अंश, जैसे कि ₹10 का अंश है, लेकिन उसको अगर 12 पर निर्मित किया गया तो ₹2 का क्या रहेगा? ये ₹2 का आपका प्रीमियम रहता है। तो इसी प्रीमियम का यूज़ आप कहाँ पर कर सकते हैं? स्थायी संपत्ति की हानि को अपलिखित करने के लिए, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए, शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन करने के लिए, लाभांश वितरित करने के लिए। तो जो प्रीमियम होता है, ये आपकी किस तरह की हो जाएगा, किस नेचर का होता है? ये कैपिटल रेवेन्यू होता है। तो इसे आप कैसे यूज़ करेंगे? तो इसे किसी कैपिटल एसेट या कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसी में ही यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर प्रारंभिक व्यय जो होते हैं उनको अपग्रेड करने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों से अत्यधिक व्यय का खतरा है। यानी कि जो बैंक ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में इश्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पर किस तरह से जो व्यय हो रहा है उससे किस तरह का खतरा है, घटता है, बढ़ता है? तो यहाँ पर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। जो भी क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ये होता है ना कि आपने एक जो लिमिट होती है उसमें कितना भी खर्च कर सकते हो, उस लिमिट तक आप भले ही आपके अकाउंट में इतना अमाउंट हो या ना हो। तो इस वजह से क्या होता है, तो वहाँ पर अत्यधिक व्यय का खतरा रहता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड खो जाने पर ग्राहक को क्या करना चाहिए? बैंक को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें, इंतज़ार करें, कुछ नहीं। अगर आपके पास जो एटीएम कार्ड है, अगर वो सपोज़ करिए खो जाता है या किसी और का अगर खो जाता है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, वो क्या रहेगा? उसमें आपको बैंक को सूचित करना होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या करना होगा, जो एटीएम कार्ड होता है उसको ब्लॉक करवाना होता है, जिससे कि कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर सके। तो पहला काम आप क्या करेंगे, बैंक को सूचित करेंगे, उसके बाद आप पुलिस को सूचित करेंगे, जिससे कि आप जिसकी सूचना आप दे सकें कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो खो चुका है और कोई उसका मिसयूज़ करता है, तो उसके लिए आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए बैंक को सूचित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा से क्या तात्पर्य है? बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम है, चेक है। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक मनी जिसे कहा जाता है, तो बैंक से जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो क्या है, प्लास्टिक मुद्रा का ही एक प्रकार होती हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन होना चाहिए था, प्लास्टिक मुद्रा इसमें से क्या नहीं है, ये वाला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम तीनों ही क्या है, प्लास्टिक मुद्रा में आते हैं। जो चेक होते हैं वो प्लास्टिक मुद्रा में नहीं आते। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका ये बनेगा, प्लास्टिक मुद्रा इसमें से क्या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन होगा। ये गलत प्रिंट है क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि इसमें से कौन-सा ऑप्शन जो है वो प्लास्टिक मुद्रा में शामिल नहीं है, तो चेक जो है वो शामिल नहीं होगा। बाकी ये तीनों ही क्या होते हैं, प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की आदर्श अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 18 माह? तो यहाँ पर जो आदर्श अवधि होती है वो 1 वर्ष होती है, 12 मंथ जिसे कहते हैं। 12 मंथ जो होते हैं वो आपकी क्या है, एक आइडियल टाइम पीरियड होता है, जो आपके अकाउंट्स रखे गए हैं उनको बनाने का। एक आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है, नई मशीनरी के संस्थापन पे होने वाले खर्च का विकलन किस खाते में करा जाएगा? जो न्यू मशीनरी होती है उसको एस्टैब्लिश जब किया जाता है, तो उसमें जो भी खर्च आ रहा होता है, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस होते हैं, तो उसको आप कहाँ दिखाएँगे? नकद खाते में, मशीनरी में, लाभानी में, संस्थापन। तो उसे मशीनरी अकाउंट में ही दिखाया जाता है। अगर आप किसी और अकाउंट में दिखाएँगे तो वहाँ पर त्रुटि हो जाएगी, एरर हो जाएगा, किस तरह का? प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। तो उसे आपको कहाँ चार्ज करना है? मशीनरी अकाउंट में ही चार्ज करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रक के खरीदने के तुरंत पश्चात कंपनी का नाम पेमेंट करने के लिए तथा ट्रक पर पेंट की गई अन्य विज्ञापन सामग्री के लिए ₹5000 का भुगतान किया गया या ₹5000 की धनराशि क्या है? पूंजी व्यय है, लाभगत या आगम व्यय है, स्थगित आगम व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस तरह का व्यय हो जाएगा आपका कि आपने कोई ट्रक खरीदा है, उसके तुरंत बाद आपने कंपनी का नाम पेंट करने के लिए ट्रक पर पेंट की गई
अन्य विज्ञापन सामग्री के लिए 5,000 रुपए तक का भुगतान किया है। तो अब एडवर्टाइज़मेंट आपने किया है, तो ये किस तरह का अ, जो इस एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए आपने जो पेंट करवाया है उसका, तो ये किस तरह का व्यय है? तो ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि ये किस तरह का व्यय है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी कोई ऐसा व्यय हम करते हैं जिसका लाभ हमें काफ़ी टाइम तक मिलता रहता है, तो वो आपका 3 तरह के मेनली होते हैं, पूंजीगत, लाभगत और आयगत और स्थगित। तो पूंजीगत जो रहता है, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आपको काफ़ी टाइम तक उससे इनकम होती रहती है, वो वाले आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। आगम व्यय जो बार-बार होने की प्रकृति के, स्थगित व्यय जो होते हैं, इस तरह के व्यय होते हैं कि एक बार आपने किया तो कुछ टाइम पीरियड तक आपको उसका लाभ भविष्य में होता रहेगा। तो अब आपको तीनों मैंने समझा दिए, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है तलपट बनाने की विधियाँ हैं, योग विधि, शेष विधि, योग तथा शेष विधि, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस है उसको बनाने की मेथड की बात करें तो ये तीनों ही मेथड आते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है व्यापारी द्वारा व्यापार में से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो राशि या माल निकाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे? ऋण कहेंगे, पूंजी, आहरण, रोकड़। तो यहाँ यहाँ राशि कोई निकाली जाए या फिर कोई गुड्स निकाले जाते हैं तो दोनों को ही आहरण कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ह्रास की राशि तलपट के अंदर दी गई हो तो उसका लेखा किस खाते में किया जाएगा? व्यापारिक खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, कोई नहीं इनमें से। तो ह्रास की राशि डिप्रिसिएशन अगर तलपट में दिखाया गया है, मीन्स ये है कि ऑलरेडी उसके वो अकाउंट्स जो हमने बनाए थे वहाँ पर उसको हमने रिकॉर्ड करा हुआ है। तो इस वजह से उसकी राशि जो होती है वो हम कहाँ दिखाएँगे? तो जो हम फाइनल अकाउंट्स अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएँगे उसके अंतर्गत फाइनल अकाउंट्स में, उसमें हम उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों, फाइनल अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? चिट्ठे से, लाभानी खाते से, व्यापार खाते से, इनमें सभी। तो अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट्स और स्टेटमेंट जो तैयार किए जाते हैं, उनसे क्या मतलब रहेगा? तो अंतिम खाते जो होते हैं उसमें तीनों ही शामिल हैं। बैलेंस शीट भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और ट्रेडिंग अकाउंट भी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो फाइनल अकाउंट्स हम तैयार करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स आते हैं और उसमें इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक है, नाममात्र खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है वो किस तरह का अकाउंट होता है? तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, नाममात्र का खाता होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। व्यापार खाते का शेष दर्शाता है, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया है उससे जो जो बैलेंस निकल कर के आता है उसे आप किस नाम से जानते हैं? शुद्ध लाभ, कुल लाभ अथवा हानि, शुद्ध लाभ अथवा हानि। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो उससे आपके ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलता है। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल लाभ अथवा हानि निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और नेट प्रॉफिट और या फिर नेट लॉस किससे निकलता है? तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम पी&एल अकाउंट बनाते हैं उससे निकलता है। तो दोनों को ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है आपका 8800 का, अंतिम स्टॉक दे रखा है 5280 का। बेचे गए माल की लागत है 91,520। आपको क्या निकालना है? क्रय की रकम निकालनी है। तो यहाँ पर आपको परचेजेस निकालने के लिए क्या करना है? जो आपके यहाँ पर माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है 91,520। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितने की? 5280 की। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना निकल कर के हमारा आ जाएगा? 96,800 हमारा निकल कर के आएगा। उसके बाद इसमें से जो आपकी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है उसको हम लेस कर देते हैं, तो हमारा निकल कर के आ जाएगा परचेज़ेज़। लेस करिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो 88,000 88,000 जो है हमारा निकल कर के आएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, अगर परचेज़ेज़ दे रखा निकालना हो या फिर ओपनिंग स्टॉक हो तो यही वाला आपका फ़ॉर्मूला लगता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है लाभानी खाते का शेष स्थानांतरित किया जाता है। व्यापार खाते में, पूंजी खाते में, चिट्ठे में या फिर तलपट में। तो लाभानी खाता यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? तो यहाँ पर जो लाभानी खाते का शेष होता है उसको हम जो पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। जो आपने साझेदारी के खाते पढ़े होंगे पार्टनरशिप अकाउंट, तो वहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है लेखांकन है प्रयोग, मूल ह्रास शब्द का अर्थ है। तो 36 क्वेश्चन से जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा वहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक ये सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएँगे, जितने भी इस बुक में दे रखे होंगे।
तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा कि जिससे आपको आगे की वीडियोज़ मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।